हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। ये लेक्चर क्लास 11th की है। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, क्योंकि इसका न केवल क्लास 11th में बल्कि क्लास 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 11th क्लास में इस चैप्टर के बाद यानी कोनिक सेक्शन में चैप्टर 11 में इसका एप्लीकेशन है। यानी आप चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको कोनिक सेक्शन भी अच्छे से समझ में आएगा। और तो और फिर हम आगे 3 डायमेंशन चैप्टर 12 में भी इसके समझ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स क्लास 12 माने कि चैप्टर 12 में भी लगने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अच्छी तरह से ये बताना चाहता हूं कि क्लास 12 में 4 चैप्टर सीधे सीधे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6 में टेंजेंट एंड नॉर्मल के नाम से इसका बहुत ज्यादा यूज है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 8, एरिया बॉन्डेड में आपको इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज है। स्ट्रेट लाइन की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप उस क्वेश्चनों को पूरा कर पाएंगे। मोर ओवर चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है आपको। और सबसे बड़ी बात है प्लेन, चैप्टर 11 जो आप पढ़ोगे 11th 12th क्लास में, वो मोर और लेस 11th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स को कैरी करता है। सारे फॉर्मूले एक जैसे देखने में लगेंगे आपको। चैप्टर यानी यहाँ के स्ट्रेट लाइन और वहाँ के प्लेन से एक तरह का करस्पॉन्डिंग रिलेशन है। तो ये हो गई 11th और 12th के मिक्स होने की बात। यानी किस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन 12th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये मैंने बताया। स्ट्रेट लाइन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा, ठीक है, ये नया नहीं है। आपने इन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली अवेयर है, जैसे कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, और साइंस क्या क्या होते हैं एक्स और वाई के अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया, फिर सेक्शन फॉर्मूला आपने देखा। मैं ब्रीफली इन सब के बारे में बताने वाला हूं। फिर मिड पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ब्रीफली रिवाइज करेंगे सो दैट कि आपको स्ट्रेट लाइन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे ये बता दूं कि ये लेक्चर हम लोग स्ट्रेट लाइन के जो सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले बहुत डिटेल से और अच्छी तरह से बताने वाला हूं मैं। एक सीरीज बनेगी सारे लेक्चर्स की, आप 1 बाय 1 फॉलो करना, ठीक है। सारे लेक्चर्स को पूरी तरह देखना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट। बहुत इजी सिमिलर क्वेश्चन या एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल हैं जो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक जरा होमवर्क कर लें। आप एक लाइक की बटन दबा दें, ब्लैक से ब्लू करना है आपको। चलिए लाइक की बटन दबाएं, क्लिक, वेल। चलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कि क्या हमने देखा 9th और 10th क्लास में। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं? एक्स और वाई एक्सिस से रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम बनता है। ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होती है, इसलिए रेक्टेंगुलर कहा जाता है। और ये एक्स और वाई एंड ऑरिजिन जिस प्लेन में होते हैं उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। वेल, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ऑरिजिन जो है वो कॉमन पॉइंट है। एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर यानी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई, ठीक है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। एक्स को हम एब्सिसा कहेंगे और वाई को ऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करें, वह 1/4 प्लेन के 1/4 को, कार्टेशियन प्लेन को ये एक्स और वाई एक्सिस 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में ये कार्टेशियन प्लेन बढ़ जाता है। एक्स और वाई एक्सिस 4 हिस्से में ये बांटते हैं इसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस लिखा जाता है, इसे प्लस और प्लस से डिनोट करते हैं। जबकि यहाँ माइनस और प्लस है, इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई है। यहाँ माइनस और माइनस से डिनोट करते हैं हम, और ये प्लस और माइनस। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक नई बात बताऊंगा। वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा वाई पॉजिटिव होगा। क्या बताया मैंने? एक्स एक्सिस यानी नंबर लाइन से ऊपर जब भी लेंगे तो वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट और राइट में वाई पॉजिटिव है। इसी तरह से
वाई एक्सिस के राइट में, ये रहा वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होती है। ये देखिए एक्स यहां और यहां दोनों जगह पॉजिटिव है। तो इस तरीके से भी आपको इस बात को समझना चाहिए। चारों कोऑर्डिनेट में हमने साइंस देख लिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट के किस तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ पॉइंट। लोकेशन ऑफ पॉइंट में क्या देखा हमने, ये एक्स और वाई पॉइंट का क्या मतलब होता है। एक्स कॉमा वाई, जैसा कि आपने देखा एक्स एब्सिसा को कहते हैं और वाई ऑर्डिनेट को कहते हैं। एक्स बताता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है पॉइंट, ठीक है। एक्स बताता है एक्स इज ए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ली गई हो, यानी एक्स के पैरेलल ली गई हो, तो इसे एक्स डिस्टेंस कहेंगे। दीज थिंग्स वी हैव लर्नड इन द 10th क्लास। इसी तरह वाई की वैल्यू क्या है, एक्स से दूरी, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस वाई। मेजर्ड अलोंग यानी वाई का मतलब है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है और एक्स का मतलब है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ऑफ कोर्स हम मेजर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, इस तरीके से। इस जानकारी के मुताबिक अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना, मान लीजिए 3, -2, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -2। तो अगर x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब y एक्सिस से ये 3 यूनिट की दूरी पर है ना। y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, ठीक है। ये 3 यूनिट की दूरी पर है, ये 3 यूनिट की दूरी पर है ना। 3 यूनिट कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए y की वैल्यू -2 है, ठीक है। -2 का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्सिस, अलोंग नेगेटिव y, ठीक है। x एक्सिस से दूरी कितना, 2 यूनिट की, 2 यूनिट की दूरी, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी, लेकिन अलोंग नेगेटिव वाई, अलोंग नेगेटिव वाई का मतलब नीचे वाई है, नेगेटिव वाई, तो आप नीचे की ओर आओगे तो ये रहा करीबन तकरीबन पॉइंट ये होगी, क्योंकि ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट दिख रही है आपको। लेकिन कोऑर्डिनेट हम 3 - 2 लेंगे। आ गई बात समझ में? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। 3 यूनिट है वाई एक्सिस से दूरी, क्लियर है। ये तो 3 यूनिट हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन y की कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है, इसलिए हम x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर रखेंगे। तो x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी नीचे या ऊपर, दोनों में से कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो -2 है, यानी नेगेटिव y की ओर जाएंगे, तो नेगेटिव y में नीचे की ओर। इस तरीके से डिस्टेंस तो 3 और 2 ही लिखी जाएगी, बट कोऑर्डिनेट जो है वो 3, -2। आई सपोज यू गॉट दिस वन, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई तो -4, 0, अगर इस पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। ये x कोऑर्डिनेट है, x की डिस्टेंस का, x का मतलब हो गया y से डिस्टेंस कितनी है। y से डिस्टेंस 4 यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। y से डिस्टेंस 4 यूनिट की होनी चाहिए, बट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो अलोंग नेगेटिव x एक्सिस y से 4 यूनिट की दूरी पर, ये पॉजिटिव के लिए चलते हैं, नेगेटिव के लिए लेफ्ट में आएंगे, यानी 4 यूनिट दूरी पर है। और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 को 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, देखिए ये है, ये 0 का मतलब है 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ऊपर होगा, एग्री, x एक्सिस के ऊपर होगा। तो -4, 0 को हम यहां दिखा सकते हैं, -4, 0। ये क्लास आपने 9th और 10th में इन बातों को देखा, ये बात अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये लोकेशन ऑफ पॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव लर्नड कि ये फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, तो दोनों का डिस्टेंस आप निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए P कोई पॉइंट है 4, -2 और Q एक पॉइंट है 3, 1। सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स। बच्चों 11th 10th क्लास में हमने पढ़ा है इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए। एक बार हम लोग ब्रीफली फिर से देखना चाहते हैं PQ डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ठीक है। तो आप इसको हमेशा एक बार सपोज कर लेना, अगर थोड़े से कच्चे हैं आप तो ऐसी सावधानी रख ले, x1 y1 ऊपर लिख ले, x2 y2 ऊपर लिख लिया। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। अब आपने इसको लिया है तो 3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 - 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस लेंगे और एक माइनस पहले से ही है, इस तरह से। जस्ट मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई कराना सिखा रहा हूं। तो आप यहां क्या देखोगे, ये आ गया 1 और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 √10 यूनिट्स आ गया। डिस्टेंस हमारे को ये आ गई वैल्यू PQ। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना हमने इस तरीके से सीखा है।
2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है हमारे लिए। दिस वी हैव लर्नड इन द क्लास 10। इसके बाद सेक्शन फार्मूला हमारे पास। आइए सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले को कैसे समझते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या बताता है आपको, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एक लाइन पर, ठीक है, एक लाइन या लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। बीच में कोई पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। ये मान लीजिए P, ये Q और X, Y, ठीक है। आप ये मान के चलें कि PR, ठीक है, ये PR है और ये QR है। ये दे रखा है M/N। रेशियो विल बी गिवन टू यू। ये जो चीज दिखाई गई है ये रेशियो होती है। क्या बता रहा हूं मैं, कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बीच का कोई एक पॉइंट है जो उसको M और N रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम R के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे आपको इधर की रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है mx2, और इधर की रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट से। एग्री? तो सबसे बढ़िया, और एक एग्जांपल हम लोग समझ लेंगे, है ना। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये P2, -1, Q1, 4, ठीक है। अगर ये इस तरह से दे रखा हो और कोई ये चीज है हमारे पास जो 3/5 में डिवाइड करती है, R एक पॉइंट है, ठीक है, जो उसे 3/5 में डिवाइड करती है। आपने किस तरीके से इस फॉर्मूले को सीखा और अप्लाई किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइए, x = बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस रेशियो को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x के वैल्यू से x कोऑर्डिनेट से कंसर्निंग रखते हैं। क्लियर? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 3 + 5। ये x कोऑर्डिनेट आ गई। यानी x के लिए केवल x की वैल्यू से मतलब रखेंगे। y की वैल्यू किस तरह से निकलनी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया। एग्री? 3 + 5 यस वी गॉट। ये x और y की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल था, हमने अप्लाई किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए आपने। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसा था हमारे पास, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर एग्जैक्टली बीच में हो ये पॉइंट, ठीक है, इसकी डिस्टेंस दोनों से बराबर दूरी पर हो तो m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी। उस केस में m और n का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं x = x2 + x1/2, y = y1 + y1/2, या इस फॉर्मूले में और m की वैल्यू सेम कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत मजेदार, बहुत सिंपल है मिड पॉइंट निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के बाद हमने एरिया फॉर्मूला सीखा। हमने एरिया फॉर्मूले में अगर कोई भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हों, ठीक है, वैसे तो एरिया हम निकाल लेते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, लेकिन अगर 3 पॉइंट दे रखे हों तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हम 10th क्लास में अप्लाई किए उससे हम लोग निकाल के एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1। इसका एक ऑर्डर याद कर सकते हैं। अब 1 2 3 जो है वो सीक्वेंस में बढ़ता है इसमें, ठीक है। 1 2 3 की सीक्वेंस है इसमें, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और 1 2 3 की सीक्वेंस अगर 1 है तो y2 और y3 देखिए 2 और 3 के सीक्वेंस में है, और अगर आप 2 लिखते हो, x2 लिखते हो, तो 3 के बाद फिर 1 आएगा इस तरह से। और अगर आपने 3 लिखा है, 3 के बाद y1 और y1 - y2, दैट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप इसको और किसी सेंस में भी याद रख सकते हैं। दिस इज द एरिया फॉर्मूला। जो निकलता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस दे रखी है, मॉडुलस में वैल्यू निकलेगी यानी एरिया निकल जाएगा। ये रहा हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इज व्हाट, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाए, ठीक है, ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाए तो फिर एरिया 0 हो जाएगी उसकी, है ना। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आए तो फिर एरिया कैसे बनेगा, है ना, एरिया विल नॉट बी देयर। तो एरिया नहीं बनेगा तो क्या होगा, एरिया विल बी 0, ये एरिया 0 आ जाएगा। ये 0 आने से देखिए यही चीज वैल्यू = 0 आ गई, ठीक है। ये 2 दूसरी तरफ जाके हट गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स दैट ये एरिया निकलता है, एरिया का फॉर्मूले को ही हम =0 कर दें तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा, इससे आपने x की वैल्यूज निकालना सीखा है। यानी कोई कोऑर्डिनेट अगर मिसिंग हो इसमें से तो उसकी वैल्यू निकल जाती है। इफ इट इज गिवन दैट ये वैल्यूज, ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हों तो वो k की वैल्यू निकल जाती है। मतलब इस तीनों में कोई एक वैल्यू मिसिंग हो दैट यू कैन डिराइव।
ये सारी बातें थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, मैंने रिवाइज इसीलिए करा दिया क्योंकि मैं फिर एक बार बता दूं चैप्टर 10 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के साथ ही हमारे 10th क्लास की जो रिकैप है वो खत्म हो गई। अब हम लोग 11th क्लास में, क्लास 11th में हमने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप। स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए स्लोप को पढ़ना जरूरी है। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही बात को बताते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। स्लोप को पढ़ेंगे सबसे पहले। स्लोप को पढ़ने के लिए आपको पहले इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को जानना जरूरी है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ये क्या चीज है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को आप सीखेंगे। कोई भी लाइन जो हो सकती है, देखिए ये देखिए लाइन इसी तरह की होगी, या तो वो एक्स के साथ कोई एंगल बनाएगी, ऑब्लिक चलेगी इस तरह से, या ऐसे होगा, या एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइन है वो इन जैसे में से कोई होगी। एग्री? तो कहने का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जानना जरूरी है जब हम स्लोप को डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्लोप, और स्लोप की जानकारी के लिए इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को जानना जरूरी है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या बताता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है, एक एंगल इस तरफ, एक एंगल इस तरफ बनती है, और दूसरी एंगल इस तरफ बनेगी। दो ही एंगल बन सकती है एक्स के साथ, ठीक है। इधर जो बनेगी वो सेम एंगल है, इधर जो बनेगी वो भी सेम एंगल है, यानी दो एंगल पॉसिबल है, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस को डिस्कस करते हो, तो आप ये जान लें कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को डिफाइन किया गया। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। एंगल मेजर्ड towards positive x-axis along anti-clockwise direction. जब हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है ये पॉजिटिव, यानी जब एंगल मेजर करना हो दो एंगल हैं इधर और इधर, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस का थीटा हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल है, क्लियर। अब ये एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस ये नहीं होता, आइए मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस ये है कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ बना है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो के ओरिजिन के दूसरी तरफ बन रहा है, ओरिजिन के इधर भी हो तो ये एंगल विल बी कंसीडर्ड, दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। आप समझे? आइए अभी और कुछ बताना है मुझे। प्लस एक्स के लिए जब आपने इस एंगल को कंसीडर किया तो एक एंगल ये भी तो है जो पॉजिटिव एक्स की तरफ बन रहा है, बट आपको नोटिस करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के रिवर्स डायरेक्शन में, जबकि ये एंगल देखिए क्लॉकवाइज है ना, ये एंगल क्लॉकवाइज है और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। यानी लाइन का इंक्लिनेशन चेक करनी हो तो पहले देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगी उसको हम लोग स्लोप के लिए कंसीडर करेंगे, दैट विल बी नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा और 180 माइनस थीटा हो तो आइए हम लोग बोलेंगे क्या, स्लोप। स्लोप को हमेशा m से डिनोट करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करेंगे, और m क्या होता है, जो इंक्लिनेशन है उसकी टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। थीटा जितना है उसकी टेंजेंट की वैल्यू को हम स्लोप कंसीडर करेंगे। m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। यानी जितनी थीटा की वैल्यू है उसकी टेंजेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। आप समझे? आइए समझेंगे तब जब एक आध एग्जांपल हो जाए। आइए अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, है ना, अगर थीटा 45 हो तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10 का 45 डिग्री यानी कि 1 हो गया। इस लाइन की स्लोप जो है, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप हो गया 1, जबकि इंक्लिनेशन कितनी है 45 डिग्री। क्लियर हो गया?
बिल्कुल सही। आइए अगर मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है, आपको ध्यान रखना ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, देखिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्सिस ओर है, जबकि नेगेटिव एक्स एक्सिस इस लाइन के इस ओर होगी, है ना। तो इसलिए हम इस एंगल को नहीं लेंगे, इस एंगल को लेंगे। एंगल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कोई भी लाइन है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिस ओर है उस ओर आपको कंसीडर करना है, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, चाहे वो एंगल ऑब्ट्यूस हो चाहे एक्यूट हो। जैसे इस केस में एक्यूट है, इस केस में एक्यूट है, जबकि इन दोनों केसेस में आप इस केस में देखिए ऑब्ट्यूस देख रहे हैं। आइए थोड़ा और समझना चाहते हैं, इस केस में क्या होगा। फॉर दिस केस सपोज करो, ठीक है, m इज इक्वल्स टू क्या है, tan 120 डिग्री है बेटा, tan 120 डिग्री। हम ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे, 180 माइनस का 60 डिग्री, 180 माइनस 60 करेंगे तो ये tan का 60 डिग्री नेगेटिव में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का tan 60 के इक्वल हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस का √3। क्लियर, यानी ये आ गया स्लोप इसका कितना, माइनस का √3, यानी स्लोप प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स 90 से नीचे पॉजिटिव होगी, 90 के बाद नेगेटिव होने लगती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या, नेगेटिव होती है। गॉट वेल। तो हमने स्लोप के बारे में, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को समझा पहले, उसके बाद हमने टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज स्लोप, हमने ये भी समझा। नोटेशन हम m लिखते हैं। आइए बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर लाइन x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब स्लोप क्या होगा, ठीक है। ऐसे केस में स्लोप क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m इज इक्वल्स टू 10। आप देखिए ये पैरेलल है लाइन x एक्सिस के, तो इसका थीटा कितना होगा, कितनी एंगल बनाएगी इस समय बताइए। ये लाइन x एक्सिस के क्या एंगल बनाता है, नो नथिंग, 0 डिग्री बनाता है, tan 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। कोई भी लाइन x एक्सिस के जो पैरेलल है या x एक्सिस, ठीक है, इवन x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस, अगर इसके बारे में डिस्कस करें, ये x एक्सिस का स्लोप जानना है आपने, तो x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, वही तो कंसीडर करेंगे थीटा, अपने साथ वो 0 डिग्री बनाएगा। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस को भी हम tan 0 की वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इवन x एक्सिस हैविंग द स्लोप 0। ये होने के बाद अब आते हैं y एक्सिस का स्लोप या पैरेलल टू लाइन y एक्सिस। अब मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी x एक्सिस पर, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे केस में 90 डिग्री हो जाएगी, ये स्लोप 90 डिग्री होगी पॉजिटिव x एक्सिस की ओर। ऑफ कोर्स यहाँ नेगेटिव x के लिए भी 90 डिग्री होगी। tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से हम इन्फिनेटिव या 1/0 कंसीडर करते हैं कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। इट इज फेयरली वी कैन यूज दैट, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है। कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप नॉट डिफाइन है, उसका स्लोप हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन द स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये स्लोप के बारे में अच्छी जानकारी थी। आइए एक कॉन्सेप्ट और बताऊं मैं आपको स्लोप के लिए। कोई भी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक लाइन है ऐसी, इसके ऊपर 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास 2 पॉइंट से सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा, दूसरे पॉइंट ऐसा, ठीक है। ये x1 y1 और ये x2 y2। स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ये दूसरा तरीका है। एक तो हुआ इंक्लिनेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी m स्लोप ऑफ AB, है ना, स्लोप ऑफ AB लाइन, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन सेगमेंट पे 2 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम हो तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, प्रोवाइडेड x1 x2 और x1 दोनों सेम ना हो,
ठीक है, x2 x1 सेम हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और x2 और x1 सेम कब होंगे? क्या आप जानते हैं x2 और x1 सेम कब होंगे? x2 और x1 सेम तब होंगे जब ये लाइन वर्टिकल हो। ऐसी कोई भी लाइन हो जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसी में x1 और x2 दोनों सेम होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया कि 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रही स्लोप के बारे में बातें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी 2 लाइनें दे रखी हो तो उसके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। अगर 2 लाइनें गिवन हो आपको, इफ 2 लाइन्स आर गिवन, ठीक है, इफ 2 लाइन्स आर गिवन, तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन देम। देखिए 2 लाइनें, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये 2 लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, अगर मैं एंगल्स मेजर करूं, इसको कहूं θ1 है और इसे कहूं θ2। ठीक है, ये पहली लाइन है, इसको मैंने L1 कहा। ठीक है, इसे मैंने L1 कहा, और ये दूसरी लाइन है, इसे मैंने L2 कह लिया। इसका स्लोप को मैंने, इसके स्लोप को मैंने m1 से डिनोट किया और इसके स्लोप को मैंने m2 से डिनोट किया। दोनों के बीच में कितनी एंगल देख रहे हैं? देखिए ये दोनों लाइनों के बीच में ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो थीटा एंगल ये हुआ तो ये भी थीटा एंगल हुआ। ठीक, आप एक एंगल और देख सकते हैं जो दोनों लाइनों के बीच में है। देखिए ये एक लाइन है और ये लाइन है, तो दोनों लाइन के बीच में ये भी तो एंगल है, दिस आल्सो वी कैन कंसीडर। ठीक है, तो 2 लाइन, ये लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हो, ये लाइन बढ़ा रहे हो, तो दोनों, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच में ये भी तो एंगल कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये थीटा है और इसे फाई मानते हो, मान लो, ठीक है, तो थीटा और फाई दोनों का सम जो होगा वो तो लीनियर पेयर है, 180 डिग्री, यानी फाई की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, इस समय हम क्या सीख रहे हैं? एंगल बिटवीन द टू लाइंस, यानी 2 लाइनों के बीच में अगर थीटा एंगल हो तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, उसे हम किस तरीके से आगे इन चीजों को समझने वाले। क्लियर? तो हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक L1 लाइन है, दूसरा L2 लाइन है, दोनों की इंक्लिनेशन मैंने ले ली θ1 और θ2। तो आप कह सकते हो m1 यहां पर कितना है बेटा? tan θ1। ठीक है, θ1 अगर एंगल है तो स्लोप कितनी हो जाएगी? m1 हो जाएगी। m2 इज इक्वल्स टू tan θ2। क्लियर? दोनों के स्लोप आ गए। अगर आप ज्योमेट्री थोड़ी बहुत जानते हैं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू θ2, ये होता है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? θ1 प्लस θ इज इक्वल्स टू θ2। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के लिए, ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल होता है। क्वाइट सिंपल। तो थीटा कैसे निकलेगी? θ2 माइनस θ1। अगर आप tan ऑपरेट करते हैं, tan थीटा लगाते हैं, ठीक है, टेंजेंट लगा दिया, टेंजेंट ऑपरेट किया मैंने, आप देखते रहे, tan θ2। आपको बहुत इंटरेस्टिंग tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, यानी इसमें m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये टेंजेंट की वैल्यू होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर आपको, ठीक है, ये मॉडुलस के साइन में रखना है, ये मैग्नीट्यूड लेनी है आपको, मॉडुलस के साइन में रखना है। क्या करना है आपने? मॉडुलस का साइन। क्यों ये मॉडुलस का साइन आएगा? ठीक है, अभी अभी आपको बताया गया है कि 2 एंगल होते हैं, जब 2 एंगल एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक एंगल बनाते हैं, तो उनके बीच में 2 एंगल कंसीडर कर सकते हैं। दिस एंगल थीटा, वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूस। डेफिनेटली ऐसा होगा, यानी थीटा एक्यूट हो तो फाई ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो आप जानते हैं अगर थीटा पॉजिटिव है तो tan फाई लगाओगे तो टेंजेंट लगाने पे ये माइनस का tan थीटा बनता है। ठीक है, tan फाई और tan थीटा और tan फाई दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? मतलब ये है कि जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आप उसके अंदर 2 एंगल देखेंगे, या तो ऊपर वाली या तो साइड वाली। क्लियर है ना? 2 एंगल दिखे,
ये दो एंगल इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप उसके अंदर दो एंगल देखते हो। देखो एक एंगल ये हुआ और दूसरा एंगल दूसरा एंगल ये हुआ, ठीक है। एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, दोनों ही एंगल है लाइनों के बीच के। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंसीडर करने का कॉन्सेप्ट है, इसलिए उन दोनों को कंसीडर करेंगे। या मैं ये कहूं कि इसको सॉल्व करते समय वी विल कंसीडर प्लस एंड माइनस टुगेदर। ये टेंजेंट के लिए एक बहुत ही वाइडली यूज होने वाला फॉर्मूला, जब भी दो एंगल एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो किसी एंगल से, तो दिस वी कैन यूज टू गेट द स्लोप ऑफ एनी वन ऑफ द लाइन वेयर द वन ऑफ द लाइन इज गिवन, ठीक है। एक एंगल दे देगा और आपको ये किसी एक लाइन की स्लोप दे देगा और कहेगा कि दूसरी की स्लोप फाइंड करो, तो वी कैन गेट दैट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं थीटा के बाद। अब हमारे पास स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसा वो देखो, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मान लीजिए ये दोनों लाइनें, इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं मान लीजिए, यानी दो गिवन लाइन है और वो दोनों पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो टेन थीटा कितना होगा बताइए? टेन थीटा विल बी 0, टेन थीटा 0 हो जाएगी, और टेन थीटा 0 हो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0, यानी m1 इज इक्वल्स टू m2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। m1 इक्वल टू m2, जब भी लाइंस पैरेलल हो, इफ द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। इफ द लाइंस आर आगे केस 2, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर के केस में भी इसी तरह का होगा। आइए, लाइंस परपेंडिकुलर हो ऐसे, ठीक है ना, लाइंस यदि परपेंडिकुलर हो तो कैसे होगा? लाइंस यदि परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस समय? 90 डिग्री हो जाएगी, है ना, इनके बीच 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1090 की वैल्यू क्या होगी? थीटा 90 है, 1090 डिग्री की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो गई, यानी 1/0 हम कह सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अगर इस वाली क्वांटिटी को 1/0 रखेंगे, देखिए इन्फिनिटी को यानी 1/0 को हम रखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके आपको मिलेगा क्या? हमने 1090 की वैल्यू 1/0 रख दिया, तो ये क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये m1 m2 आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि आगे पॉजिटिव है। देखिए m1 इंटू m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाई करता है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आप इसमें देखने वाले हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको देखनी चाहिए। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो और पैरेलल हो, जो केस बनता है वो आप नोटिस कर लें। m1 इक्वल टू m2 पैरेलल के केस में बनेगा, और m1 इंटू m2 बराबर -1 ये प्रोडक्ट के केस में बनेगा। एग्री? तो हमने ये देख लिया कि जब दो लाइंस एक दूसरे पर एंगल बनाती हैं तो उसके बीच का एंगल का फॉर्मूला समझ लिया पहले हमने, फिर उससे दो स्पेशल केस निकाल लिए जब दोनों लाइन एक दूसरे पर पैरेलल हो या दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। आइए हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, उसके लिए नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? एक कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा, कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स में एरिया को 0 कर सकते हैं, जो 10th क्लास में हमने सीखा था। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो 11th के कॉन्सेप्ट यानी स्लोप के कॉन्सेप्ट से क्या सीख पाएंगे? क्या सीखेंगे? ए बी सी आर कोलिनियर इफ, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब ये बात होगी, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी। आप स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो इसको, ठीक है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये स्लोप और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, वो दोनों सेम होने चाहिए। हमने पीछे पढ़ा है वैसे, ठीक है। क्या पीछे पढ़ा? 2 लाइन के स्लोप इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल हो। एग्री?
दो लाइन के स्लोप तब सेम होते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल हो, ठीक है। बट ये तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल कैसे होगी? जब एक पॉइंट कॉमन है उनमें, ठीक है। अगर एक पॉइंट कॉमन हो और दो लाइन का स्लोप सेम हो, ये ए भी कहा मैंने और बी सी कहा, वेयर पॉइंट बी इज कॉमन, ठीक है। अगर ये कॉमन हो तो फिर वो देन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हम कहते हैं कोइंसिडेंट एंड पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर हम तब समझेंगे जब ये बात होगी स्लोप ए बी बराबर स्लोप बी सी, ठीक है ना। ये दो अलग अलग लाइनें हैं लेकिन एक पॉइंट कॉमन है, इसलिए ये पैरेलल ना होकर के कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो गए, दो लाइन कोइंसिडेंट हो गए, तो उसके ऊपर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। आप इस बारे में सोचना। स्लोप ए बी बराबर स्लोप बी सी से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? m1 इक्वल्स टू m2, दोनों की स्लोप इक्वल कर लें, ठीक है। आप यहां से देखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से यहां से स्लोप निकाल लें y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करके, इस कंडीशन को हम आगे अप्लाई करेंगे जब हमें 2-3 पॉइंट्स दे रखेंगे और कोलिनियर हो, तो स्लोप के तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो रही बच्चों 10.1 की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें। वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, 10th क्लास की सारी बेसिक्स को मैंने कवर कराया और 11th क्लास में स्लोप पर और सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पहले उसे इलॉबरेटली डिस्कस किया। तो इसे आगे की वीडियो में 10.1 के एग्जाम्पल से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो मैंने पहले भी कहा है कि जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसे हम लोग इग्नोर करेंगे और जो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल और अनलेस यूजलेस हैं तो उनको भी इग्नोर कर देंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन करीब 90% क्वेश्चंस में आपको पूरे वीडियो सीरीज में कंप्लीटली चैप्टर 10 के करा दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक का बटन जरूर दबाना बेटा और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग, बाय।